अस्सलाम वालेकुम। थोड़ा पढ़ लो में खुशामदीद। ENG 504 का आज हम फाइनल टर्म का जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो देखेंगे। तो जी हमारा जो फाइनल टर्म का है वो लेसन नंबर 21 से शुरू होता है। ठीक है, इनपुट प्रोसेसिंग एंड ऑटोनोमस इंडक्शन थ्योरी। तो सबसे पहले जी आ जाएं, एक्यूरेसी ऑफ रिकास्ट रिप्रोडक्शन फिलिप 2003। ये जी आपको 3 मार्क्स के क्वेश्चन में वो दे सकते हैं कि जी बताएं वो कौन से ऐसे 3 फैक्टर्स हैं, या वो इस तरह आपसे फिलिप 2003 के नाम से भी पूछ सकते हैं कि ये जो इसने 2003 में जो एक प्रिंसिपल दिए थे, 3 फैक्टर्स दिए थे जो वो क्या हैं रिकास्ट प्रोडक्शन के, तो आपने फिर वो लिख देने हैं। ठीक है, ये जो पिंक हाईलाइट है ये है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये जो बकाया येलो है वो पहले के जब मैं लेक्चर्स बनाती थी तब के हैं। ठीक है, फिर जी इसके बाद आ जाए इनपुट प्रोसेस प्रिंसिपल। ये जो प्रिंसिपल हैं ये आपको पता होने चाहिए, प्रिंसिपल 1 एंड प्रिंसिपल 2 प्लस इसकी एग्जांपल्स भी जो ये साथ उन्होंने एग्जांपल दी हुई है ये भी आपको पता होने चाहिए, कॉन्सेप्ट इसका दिमाग में होना चाहिए। ठीक है, इनटेक इन लाइट ऑफ इनपुट प्रोसेसिंग थ्योरी बाय बिल वैन पैटर्न। ये ऊपर सारा टॉपिक कवर है। अगर आपने वहाँ से आपको ज़्यादा अच्छी तरह आप कर सकते हैं तो ठीक है, वहाँ से कॉन्सेप्ट उठा लें, नहीं तो ये भी उन्होंने एक जैसे कहते हैं 1 लाइन का एक मुख्तसर करके उन्होंने आपको उसका पूरा कॉन्सेप्ट बताया हुआ है। तो ये आपको ये जो इनपुट प्रोसेसिंग थ्योरी है इसका आपको कॉन्सेप्ट पूरा पता होना चाहिए। ठीक है, ये आपने करना है, या 5 मार्क्स के आपसे क्वेश्चन में भी पूछ सकते हैं। तो 5 मार्क्स के क्वेश्चन में आएगा तो आपने ये 5 पॉइंट्स लिख देना, नहीं तो 3 पॉइंट्स में लिख देना। अगर 3 पॉइंट्स में आता है तो मैं पहले भी अपनी हर वीडियो में कहती हूँ, जो भी मैं टर्म की सीरीज़ ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ बनाती हूँ मैं उसमें यही कहती हूँ कि रट्टा नहीं लगाना। कॉन्सेप्ट एक 1 लाइन का कॉन्सेप्ट जो होता है ना किसी चीज़ का, वो अपने दिमाग में बिठाना है। उसको फिर आपने ये सीखना होता है कि आपने उसे स्ट्रेच आउट और स्ट्रेच इन कैसे करना है अपने क्वेश्चन के मार्क्स के हवाले से। अगर आपको 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है तो उसी कॉन्सेप्ट को उठा के आपने लंबा कैसे छोटा कैसे करना है, और अगर आपको 5 मार्क्स का आ रहा है तो उसे लंबा कैसे करना है। ठीक है, ये आपको आना चाहिए। उसके बाद जी लेसन नंबर 22 पे आ जाएं। इसमें कुछ भी नहीं है ऐसा ख़ास। इसमें जी ये जो क्या था सोशल कल्चरल थ्योरी थी, उसमें जो एक लर्निंग को मेडिएटेड प्रोसेस कह दिया गया था, वो उसकी क्या रीज़न है, क्या उसका पॉइंट ऑफ व्यू है, तो वो इस चीज़ को ऐसे पूछ सकते हैं। जब आपके जितना आपके छोटे लेसन्स होते हैं ना उतना ही वो कॉन्सेप्चुअल और डिफ़िकल्ट जो होते हैं एक पूरा पेपर देते होते हैं, बहुत कॉन्सेप्चुअल पेपर देते होते हैं। इस तरह कम ही टू द पॉइंट वो बात फिर पूछते हैं। वो ज़्यादातर यही पूछते हैं जी बताएं इसकी क्या रीज़न थी और ये क्या था और वो क्यों था, इस तरह क्यों था, आप अपनी राय बताएं। इस तरह ना वो फिर क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, तो जी ये जो लर्निंग को मेडिएटेड प्रोसेस कह दिया गया था सोशल कल्चर थ्योरी में, इसकी क्या रीज़न है ये आपने लिख देनी है। अगर वो पूछें जी वाई और हाउ और व्हाटएवर। ठीक है, लेसन नंबर 23 पे आ जाए जी। ये स्कैफ फोल्डिंग के क्या क्या फंक्शंस हैं, 5 मार्क्स के क्वेश्चन में आ सकता है, करना है। प्रिंसिपल ऑफ सोशो कल्चरल थ्योरी अक्रॉस टाइम स्केल्स। जी क्या ये 3 नाम भी आपको याद होने चाहिए। 3 नाम भी इसलिए कह रही हूँ कि शॉर्ट क्वेश्चन में ज़्यादातर होते हैं, वो नाम ज़्यादातर पूछते हैं, तो नाम खाली याद कर लेंगे तो 3 मार्क्स के क्वेश्चन में वो लिख देना। अगर वो लॉन्ग क्वेश्चन में पूछेंगे तो फिर आपको साथ में डेफिनेशंस भी लिखनी पड़ेंगी और फिर डेफिनेशंस भी आपको याद करनी पड़ेंगी। मतलब कि कॉन्सेप्ट आपको 1 लाइन का आपके दिमाग में होना चाहिए इसका। ठीक है, नेक्स्ट जी लेसन नंबर 24 पे आ जाइए जी। एक्टिविटी थ्योरी में जो कंपोनेंट्स पाए जाते हैं वो आपको मतलब एक्टिविटी का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि उसमें सब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट होता है, एक्शन होता है, ऑपरेशन होता है, और क्या क्या सेटिंग्स में वो करवाते हैं। एक्टिविटी थ्योरी का क्या पूरी थ्योरी है। कोलैबोरेटिव इंटरेक्शन होना चाहिए, इंटरसब्जेक्टिविटी होती है, असिस्टेड परफॉर्मेंस अक्कर होता है, जो भी व्हाटएवर होता है एक्टिविटी थ्योरी में, आपको इसका कॉन्सेप्ट एक कॉमन पता होना चाहिए। ठीक है,
फिर जी आ जाएँ ये प्राइवेट स्पीचेस के जो सेकंड लैंग्वेज प्राइवेट स्पीचेस के जो टाइप्स हैं बाय ओहोता, ये जिसने भी दी, ये आपको टाइप्स पता होने चाहिए। रिपीशन है, विकेरियस रिस्पॉन्सेज हैं एंड मैनिपुलेशन, ये 3 नाम आपको याद होने चाहिए। शॉर्ट क्वेश्चन में वो पूछ सकते हैं। लेसन नंबर 25 पे आ जाए जी, सोशो कल्चरल थ्योरी के जो डिस्टिंक्टिव फीचर्स हैं, ये आपको ये 3 लाइन में दिए गए हैं, ये आपको याद होने चाहिए, पता होना चाहिए कॉन्सेप्ट कि उसके फ़ीचर क्या हैं। बेसिकली अगर आपको आप उसका कॉन्सेप्ट कर लेंगे तो आपको फ़ीचर भी उसके ऑटोमेटिकली पता लग ही जाएंगे, ठीक है। लेसन नंबर 26 पे आ जाए जी, इसमें कुछ भी नहीं है। लेसन नंबर 27, इसमें भी कुछ नहीं है। 28 नो। लेसन नंबर 29 पे आ जाए जी, इसमें भी कुछ नहीं है। लेसन नंबर 30, ये जी 30 में जो जब L1 के रोल पे रिसर्च की गई, थ्योरिस्ट ने इस पे रिसर्च की कि L1 का L2 में क्या रोल है, तो इसमें कुछ और ज़्यादा कॉन्सेप्ट उन्होंने ऐड किए। ये लर्नर सिलेबस, ट्रांजिशनल कॉम्पिटेंस, इडियोसिंक्रेटिक डायलेक्ट, अप्रोक्सीमेटिव सिस्टम, इंटर लैंग्वेज, एक तो ये नाम आपको याद होने चाहिए। दूसरा, इसका कॉन्सेप्ट भी आपको पता होना चाहिए कि ये कॉन्सेप्ट इसके क्या हैं, ये है क्या जो कि कॉन्सेप्ट उन्होंने बीच में ऐड किए थे L1 के रोल के तौर पर, ठीक है। ये सारे कवर किए हुए हैं, आपने इसका एक एक लाइन का कॉन्सेप्ट दिमाग में बिठाना है, ठीक है। फिर जी ये जो कुक है, इसने कुक सजेस्ट दैट टीचर्स शुड यूज़ L1 इन व्यू ऑफ 4 फैक्टर्स। कुक ने क्या सजेस्ट किया टीचर्स को कि टीचर्स को L1 को 4 फैक्टर्स के तौर पर यूज़ करना चाहिए। वो क्या 4 फैक्टर्स थे, शॉर्ट क्वेश्चन में ये पूछ सकते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। लेसन नंबर 31 पे आ जाए जी। ये L1 का रोल क्या होता है L2 में, वो सोशो कल्चरल थ्योरी के हवाले से, उसके कॉन्सेप्ट के हवाले से जो बनता है वो आप हमें बताएं। मेडिएशन है, स्कैफोल्डिंग है, जीपीटी है और इनर स्पीच है। ये सोशो कल्चरल थ्योरी के कॉमन कॉन्सेप्ट हैं। इसके हवाले से कोई एक आप मिसाल के तौर पर L1 का वो देते हैं कि L1 का रोल आप बताएं मेडिएशन प्रोसेस के थ्रू, L1 का रोल आप बताएं स्कैफोल्डिंग के थ्रू, L1 का बताएं CPT के थ्रू, L1 का बताएं स्पीच इनर स्पीच के थ्रू। इस तरह का वो आपसे पूछ सकते हैं। तो आपको इसके जो है कॉमन कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि L1 का क्या रोल होता है L2 में सोशो कल्चरल थ्योरी के। इन कॉन्सेप्ट के ज़रिए आपको कॉन्सेप्ट सारे पता होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए। सारे मैंने हाईलाइट भी किए हैं, वैसे भी आपने करने हैं ये, ठीक है। लेसन नंबर 32 पे आ जाए जी। ये जी इंड्यूस्ड साइलेंस और ये कंट्रास्टिव साइलेंस, इसका तो पहले आपको पता होना चाहिए। इसके कॉन्सेप्ट पता होंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको इसके इतना अंदर घुसने की ज़रूरत है। अब यहाँ पे ये क्या है, रेजिंग कॉन्शियस, ये लैंग्वेज अवेयरनेस में एक कॉन्सेप्ट है रेजिंग कॉन्शियस। तो इसमें क्या है, रेजिंग कॉन्शियस इज लर्नर इज टर्म्ड एज इनपुट एनहेंसमेंट विच इन्वॉल्व फोकसिंग ऑन द फॉर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ लैंग्वेज थ्रू इंड्यूस्ड साइलेंस। इंड्यूस साइलेंस का पता होगा तो अगर वो आपसे इस तरह पूछेंगे कि रेजिंग कॉन्शियस का क्या कॉन्सेप्ट है लैंग्वेज अवेयरनेस में बताएं, तो फिर आप बता सकते हैं कि जी ये कॉन्सेप्ट है। तो आपने ये इंड्यूस साइलेंस और कंट्रास्टिव साइलेंस दोनों का आपने कॉन्सेप्ट करना है, ठीक है। मैंने सब कुछ कवर किया हुआ है, कुछ भी छोड़ा नहीं हुआ, तो आप जाके लेक्चर में देख सकते हैं, ले सकते हैं। लेसन नंबर 33 में आ जाए जी। ये जो लैंग्वेज एक्विजिशन वर्क करती है वो कौन सी 5 डोमेन्स में वर्क करती है। एक तो आपको इसके खाली नाम पता होने चाहिए, नाम भी वो पूछ सकते हैं कि 5 मार्क्स के क्वेश्चन में आपसे नाम पूछें तो फिर आपने खाली नाम बता देने हैं। नहीं, अगर वो कभी इस तरह करते हैं कि 4 नाम पूछ के उसमें से कोई एक कह देते हैं कि इसको एक्सप्लेन करें, ठीक है, वो आप अपने क्वेश्चन के हवाले से देखेंगे। बहरहाल इसके नाम और इसके कॉन्सेप्ट आपको पता होने चाहिए।
लेसन नंबर 34 पे आ जाए जी। कुछ नहीं है। लेसन नंबर 35, इसमें जी द इंटरनल फैक्टर्स और एक्सटर्नल फैक्टर्स, ये दोनों आपको पता होने चाहिए। ये दोनों ही शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछ सकते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछ सकते हैं। ज़्यादा चांस है कि वो लॉन्ग क्वेश्चन में पूछें कि जी एक तरह लॉन्ग क्वेश्चन जो इंटरनल फैक्टर्स हैं वो बताएं, जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं वो बताएं, ठीक है। नहीं तो फिर शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लेंगे, मर्जियाँ उनकी। लेसन नंबर 36 पे आ जाए जी। ये जो है जी, जो लर्नर्स की उन्होंने टाइप्स, जो मॉडल में ये एरहम और लीवर ने जो एक मॉडल दिया कॉग्निटिव स्टाइल्स का, इसमें जो उसने दो लर्नर्स को आइडेंटिफाई किया या कैटेगराइज किया, एक एस्टेनिक था, एक सिनॉप्टिक। ये दो किस्म के लर्नर्स उसने बताए, तो इसके आपका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, ठीक है, इन दो लर्नर्स का। इसके अलावा ये क्या है जी, अ स्ट्रैटेजी इज़ यूज्ड अंडर दीज कंडीशन। कोई भी स्ट्रैटेजी किसी चीज़ को लर्न करने के लिए वो किन किन कंडीशंस के अंडर यूज़फुल साबित होगी, ये कंडीशंस आपको पता होनी चाहिए, ये भी कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा ऑक्सफोर्ड आइडेंटिफाइड 6 मेजर ग्रुप ऑफ L2 लर्निंग स्ट्रैटेजीज़। ये आपको नाम पता होने चाहिए, इसके नाम भी पता होने चाहिए। कॉग्निटिव स्ट्रैटेजीज़ होती हैं, मेटा कॉग्निटिव स्ट्रैटेजीज़ होती हैं, मेमोरी रिलेटिव स्ट्रैटेजीज़ होती हैं, कंपनसेटरी स्ट्रैटेजीज़ होती हैं, अफेक्टिव स्ट्रैटेजीज़ होती हैं, सोशो स्ट्रैटेजिक स्ट्रैटेजीज़ होती हैं, सोशल स्ट्रैटेजीज़। ये आपको नाम पता होने चाहिए। इसके आगे जो उन्होंने उसकी दी हुई है कि कॉग्निटिव स्ट्रैटेजीज़ में क्या क्या आता है, वो भी आपको पता होना चाहिए। रीजनिंग होती है, नोटिंग होती है, सिंथेसाइजिंग होती है। ज़्यादातर इसके नाम ही देते हैं, पर यह कि मैं कहती हूँ कि भाई साथ में कॉन्सेप्ट अगर आपको पता होता है तो आप फिर उसे ज़्यादा अच्छी तरह आपको दिमाग में वो बैठ जाता है, ठीक है। फिर जी ये जो बिग्स ने कैटेगराइज किया था लर्निंग स्ट्रैटेजीज़ को, ये आपको पता होना चाहिए कि एक सरफेस होता है, एक अचीविंग होता है, एक डीप होता है लेवल। जो इसके आपको नाम भी पता होना चाहिए, इसके आपको कॉन्सेप्ट भी आगे जो उसने कहा है कि सरफेस पे क्या होता है कि बस इंसान मगरों लाता है, ठीक है, इस तरह का जो सीन होता है, ये आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। इंपॉर्टेंट चैप्टर है। लेसन नंबर 37 पे आ जाए जी। ये क्या है, इफ़ेक्टिव फैक्टर्स इन सेकेंड लैंग्वेज लर्निंग इंक्लूडिंग मोटिवेशन, सेल्फ एफिशिएंसी, टॉलरेंस ऑफ एम्बिग्यूटी एंड एंग्जाइटी एक्सेट्रा। जो इफ़ेक्टिव फैक्टर्स हैं सेकेंड लैंग्वेज लर्निंग में, या फैक्टर्स आपको पता होना चाहिए। और ये जो भी है इसने आइडेंटिफाई किया 5 ओरिएंटेशन ऑफ फॉरेन लैंग्वेज लर्नर। वो जो फॉरेन लैंग्वेज लर्नर है उसके कोई 5 मकासद हो सकते हैं लैंग्वेज लर्निंग के। ये कोई 5 मकासद आपके कॉन्सेप्ट उसका पता होना चाहिए आपको। इसके अलावा ये क्या है जी, डिसडेक एंड रेयान्स मॉडल डिस्टिंग्विश बिटवीन इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। ये इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन में ये जो फ़र्क है ये आपको पता होना चाहिए। बेसिकली अगर आप इन दोनों का आपको कॉन्सेप्ट पता होगा तो आप उसका फ़र्क भी कर सकते हैं खुद, ठीक है। तो इसका आपको ये फ़र्क पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट इसका पता होना चाहिए, ठीक है। लेसन नंबर 38 पे आ जाए जी। ये जो रिसर्च ने पता लगाया कि जो हाईली मोटिवेटेड सक्सेसफुल लर्नर्स होते हैं उनके अंदर कौन कौन सी खूबियाँ होती हैं, क्या क्या वो चीज़ पोसेस करते हैं जिसकी वजह से वो सक्सेसफुल लर्नर्स कहलाते हैं, सक्सेसफुल होते हैं लर्नर्स में। तो जी आपको ये उनकी खूबियाँ पता होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा जी ये जो एक्सेल्स प्रपोज 4 डायमेंशन, ये जो 4 डायमेंशंस उसने दी हैं ये आपको पता होना चाहिए कि अटेनमेंट वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू, एक्सट्रिंसिक वैल्यू, यूटिलिटी वैल्यू एंड कॉस्ट अटेनमेंट वैल्यू, ठीक है। इसके अलावा ये जी और मज़ीद फैक्टर्स हैं, इस पे भी आप एक बार नज़र मार लें, कोई भी दिमाग में बिठा लें कि जी मोटिवेशन के अलावा और कौन से फैक्टर्स होते हैं जो कि किसी भी लर्निंग को बढ़ाने या उसको कम करने में मदद देते हैं, उसको स्टूडेंट को फ़ायदा या नुकसान करवाते हैं। ये फैक्टर्स ये आपको पता होने चाहिए।
लेसन नंबर 39 पे आ जाए जी। मैथ्स रिलेटेड टू सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन। ये जी सबसे पहले जी आपको ये जो कैनेडियन रिसर्चर जिम कमिन ने ये जो दिया, ये दो उसने कॉन्सेप्ट दिए थे, बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल बेक्स और कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी काल्प। इसका आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। कॉन्सेप्ट पता होगा तो वो आपसे इसका डिफरेंस भी पूछ सकते हैं, तो आप इसका डिफरेंस कर सकते हैं। डिफरेंस वो ज़्यादातर पूछते होते हैं जी काल्प और ये पिक्स में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले तो आप उसका नाम लिखेंगे ना, ठीक है, फिर आप उसके कॉन्सेप्ट लिखेंगे। भाई जी ये बिक्स में कन्वर्सेशनल इंग्लिश आती है और काल्प में एकेडमिक इंग्लिश आती है। फिर उसके आगे आप मज़ीद उसे एक्सप्लेन कर देंगे कि एकेडमिक इंग्लिश में क्या होता है और कन्वर्सेशनल इंग्लिश में क्या होता है। इस तरह करके आप अपने जो है आंसर को स्ट्रेच आउट करेंगे, ठीक है। ये आपको इन दोनों का कॉन्सेप्ट और पता होना चाहिए, ठीक है। Some common misconception and myths about children and second language learner। ये जी एक एक लाइन का जो ये कॉन्सेप्ट है ना, ये एक एक लाइन की जो मिथ है ये आपको पता होनी चाहिए कि क्या मिथ्स हैं। कोई ज़्यादातर ये शायद आपके 3 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछ लें। 3 मार्क्स के क्वेश्चन में नहीं पूछेंगे तो फिर वो क्या करेंगे, वो आपसे 5 मार्क्स के क्वेश्चन में कोई एक ये दे देंगे, तो वो आगे से फिर ये जो उसके आगे दलीलें दी हुई हैं ना क्या ऐसा क्यों है, तो फिर आपसे वो दलीलें मांगेंगे जी बताएं जी इस तरह क्यों है, ये मिथ्स क्यों है, क्यों इसे मिथ कहा गया है जबकि ये इस तरह भी है। तो फिर आपने ये बता देना है, ठीक है। कल्चर डिफरेंस एंड आइडेंटिटी लेसन नंबर 40 पे आ जाए जी। अच्छा जी ये जो जापानीज़ और अमेरिकन इंग्लिश में, जापानीज़ कह रही अमेरिकन इंग्लिश कह रही हूँ, जापानीज़ और अमेरिकन कल्चर में ये जो डिफरेंस बताया गया है इस पूरे चैप्टर में, ये आपको सारा ये चैप्टर पता होना चाहिए। ये इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। कि क्या जापानीज़ कल्चर वाले क्या करते हैं, वो ज़्यादातर वॉच करते हैं, इमिटेट करते हैं, मेमोराइज़ करते हैं। उनका ज़्यादातर रिसेप्टिव मेथड्स की तरफ ध्यान होता है। वो ज़्यादातर चुप रहते हैं, वो ज़्यादातर पैसिव लर्नर होते हैं, वो रिस्क टेकर नहीं होते, वो ग्रुप में ज़्यादातर रहना पसंद करते हैं। ये सारे उनकी खूबियाँ हैं ना, तो वो ये इस तरह पूछ सकते हैं कि जी डिफरेंस बताएं दोनों का। तो फिर आपने टेबल बना के लिख देना है कि अमेरिकन वाले ये करते हैं और जापानीज़ वाले ये करते हैं। बच्चों का ये लर्न करने का तरीका होता है या स्टूडेंट्स का ये तरीका होता है। ये जी आपको सारे इसके फीचर्स पता होने चाहिए, ठीक है। और ये जो हेफस्टॉर्ट्स कल्चरल डायमेंशन थ्योरी एज अ फ्रेमवर्क, ये जो इसने थ्योरी दी कल्चरल डायमेंशन, इसमें क्या थी, 4 डायमेंशन थी, आइडेंटिटी, हायरार्की, ट्रुथ एंड वर्चू। वो कोई आपको एक दे सकते हैं डायमेंशन जी। आइडेंटिटी के हवाले से जापानीज़ और अमेरिकन दोनों के पर्सपेक्टिव्स बताएं कि वो आइडेंटिटी के हवाले से किस तरह रिएक्ट करते हैं क्लासरूम में, ठीक है। तो हमने ये सारा कवर किया हुआ है, मैंने इसको पिंक में नहीं किया, आपने ये सारा चैप्टर करना है, ठीक है। लेसन नंबर 41 पे आ जाए जी। सम यूज़फुल स्ट्रेटजीज़ आर, वो कौन कौन सी स्ट्रेटजीज़ हैं किस हवाले से जी, बच्चों को कल्चर इंट्रोड्यूस करवाने की। जो बच्चे लैंग्वेज सीख रहे हैं उनको उस लैंग्वेज का कल्चर इंट्रोड्यूस करवाने की कुछ स्ट्रैटेजीज़ होती हैं। वो कुछ क्या स्ट्रैटेजीज़ हैं, उसमें से कोई 5 आपने कर लेनी है, ठीक है, कोई 5 कर लें बस। लेसन नंबर 42 पे आ जाए जी। इसमें कुछ भी ऐसा ख़ास नहीं है। लेसन नंबर 43 पे आ जाएं। ये जी एलिस ने जो 4 मैक्रो ऑप्शंस आइडेंटिफाई करवाए थे टू नोटिस फॉर्म्स, ठीक है, बच्चों का फोकस करवाने के लिए फॉर्म्स पे, वो जो 4 मैक्रो ऑप्शंस थे ये आपको नाम पता होना चाहिए, इनके कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए, ठीक है। लेस एक्सप्लिसिट प्रोसेसिंग इंस्ट्रक्शन ऑप्शंस जो हैं ये भी आपको इसका जो है ये
पता होना चाहिए कॉन्सेप्ट के। इनपुट फ्लड है, इनपुट इन्हेंसमेंट है, इन्वॉल्वमेंट ऑफ कंप्रीहेंशन बेस्ड एक्टिविटीज़ हैं। ये 3 छोटे छोटे से नाम आपको शॉर्ट क्वेश्चन में वो पूछ सकते हैं। फिर जी ये जब आप इसके कॉन्सेप्ट जानेंगे ना तो फिर आपको अलग अलग चीज़ नहीं करनी पड़ेगी। पर बहरहाल फिर भी क्वेश्चन के हवाले से अगर मैं कहूँ तो फिर एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट इंस्ट्रक्शन के वो आपसे डिफरेंस पूछ सकते हैं कि एक्सप्लिसिट इंस्ट्रक्शन में क्या होता है और इम्प्लिसिट इंस्ट्रक्शन में क्या होता है। इसके अलावा ये जो डिडक्शन और इंडक्शन है ना, ये भी इसी चीज़ में कवर होता है। जब एक्सप्लिसिट इंस्ट्रक्शन होता है तो डिडक्शन होता है, ठीक है, डिडक्टिव टेक्निक होती है। जब एक्सप्लिसिट होता है इम्प्लिसिट होता है तब इंडक्शन होता है, ठीक है। तो जब आप ये करेंगे तो आप ये सारा कॉन्सेप्ट कवर करेंगे, ठीक है। फिर जी आ जाए लेसन नंबर 44 पे। ये जो है क्या है ये, द अबव मेंशन टाइप ऑफ टास्क इज़ रिफॉर्मुलेटेड बाय एलिस एज स्ट्रक्चर बेस्ड प्रोडक्शन टास्क। ये जो एलिस ने स्ट्रक्चर बेस्ड प्रोडक्शन टास्क के हवाले से कुछ जो है वो प्रिंसिपल डिज़ाइन किया, वो क्या है, इट सजेस्ट 3 वेज ऑफ डिज़ाइनिंग अ टास्क दैट इनकॉर्पोरेट्स टारगेट लैंग्वेज फीचर्स। कि आप कोई भी जब एक्टिविटी डिज़ाइन करते हैं, कोई स्ट्रेटजी डिज़ाइन करते हैं तो उसकी कोई 3 बेसिस होती हैं, वो किसी 3 बेसिस पे आप डिज़ाइन कर सकते हैं। लैंग्वेज के फ़ीचर के, लैंग्वेज के कोई 3 ऐसे फ़ीचर होते हैं जिनकी बेस पे आप वो डिज़ाइन कर सकते हैं। वो क्या क्या फ़ीचर हैं, टास्क नेचुरलनेस, टास्क यूज़फुलनेस, टास्क एसेंशियलनेस। ये जी आपको खाली नाम पूछ सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चन में, और अगर नहीं तो फिर बहुत साथ आपसे आपको लॉन्ग क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट भी साथ पूछ सकते हैं, तो ये आपने करना है। फिर जी लेसन नंबर 45 पे आ जाएं। नहीं, इसमें कुछ भी नहीं है, बस जी हमारा सारा सिलेबस कवर है, ठीक है। बस जी इसी के साथ होता है हमारा ENG 504 का सब्जेक्ट सारा कवर। हमारा सिलेबस भी कवर है, हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी कवर कर लिए, कॉन्सेप्ट भी सारे क्लियर हैं। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।